चलिए, तो ये हुआ लीनियर और नॉन लीनियर के बीच का डिस्टिंक्शन। अब थोड़ा सा डिस्कशन को नॉन टेक्निकल करते हैं ताकि आपको ये पता चले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबका प्राइमरी टारगेट जॉब मार्केट होगा, एक अच्छी कंपनी में प्लेस होना होगा, एक अच्छे पे पैकेज पे आपको जाना होगा। आई होप आप सबको पता होगा कि जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, अगर हम ब्रॉडली उनको कैटेगराइज करें तो वो आपको दो तरह की मिलती हैं। वन इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट बेस्ड, another one is called as service based। ध्यान से सुनिएगा बिगनर्स, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, राइट। जो इंडस्ट्री में है आपके लिए कोई नई बात नहीं है, बट जो इंडस्ट्री में नहीं है, जो अभी स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं, आने वाले दिनों में आप जॉब मार्केट की तरफ जाएंगे, आपको ये चीजें क्लैरिफाई कर देंगी डेटा स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये वो कंपनीज होती हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक सेल आउट करती हैं। तो क्या अमेजॉन प्रोडक्ट्स बनाती है? क्या अमेजॉन एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है? आप अमेजॉन के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं? यस। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं? यस। एप्पल के प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं? यस। गूगल के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं? यस। दे ऑल आर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह होती हैं, इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं होता, राइट। इनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है जो एंड यूजर तक ये डिलीवर करें। ये दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं और उनके लिए सॉफ्टवेयर, उनके लिए सर्विसेज डिजाइन करती हैं। जितनी इंडिया में आईटी कंपनीज हैं जिनके नाम नॉर्मली लोगों को पता है, लाइक इन्फोसिस, लाइक टीसीएस, लाइक एसेंचर, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, विप्रो, दे ऑल आर कॉल्ड एज सर्विस बेस्ड कंपनीज, राइट। ये तो इनके बिजनेस प्रोफाइल का डिफरेंस हुआ। अब याद रखिएगा, जितनी सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉइज को बहुत लो सैलरी पैकेज देती हैं। इसलिए आप देखते होंगे जो आपके स्टेट के नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वहां पर ये कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आती होंगी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बहुत कम आती होंगी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। दे नॉर्मली गो टू एनआईटीज, दे नॉर्मली गो टू आईआईटीज, क्योंकि इनका पे पैकेज इतना अच्छा होता है कि इनको रिक्रूटमेंट करते वक्त ऐसे लोग चाहिए होते हैं हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी अच्छी हो। मैं फिर दोहराता हूं, एक लैंग्वेज आपके रेज्यूमे में कम हो जाए फर्क नहीं पड़ेगा, 6 की जगह आप 5 लैंग्वेज पढ़ लें चलेगा, बट अगर डेटा स्ट्रक्चर इन कंपनीज को आपके रेज्यूमे में नहीं दिखा तो ये कंपनी सेलेक्ट नहीं करती है। रीजन बीइंग, इनके प्रोडक्ट्स इतने हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं कि उनको डिजाइन करने के लिए इन्हें अच्छी एल्गोरिथम चाहिए, अच्छी नॉलेज डेटा स्ट्रक्चर्स की चाहिए। मैं आपको सैलरी से डिफरेंस समझा देता हूं। अगर आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करते हैं, उसकी एवरेज सैलरी आपको 21K टू 26K की मिलती है, राइट। पर मंथ की बात कर रहा हूं, तो साल की अगर आप निकाल लें तो 3.5 लाख के आसपास होगी। जबकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फ्रेशर्स को गौर कीजिएगा, 1 लाख पर मंथ के हिसाब से पे करती हैं। अराउंड 12 लाख ये ऑफर करती हैं आपको, ये भी तब जब आप जस्ट बिगिनर हैं। अगर आपका साल भर का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में तो आप तो कहीं के कहीं इस कंपनीज के अंदर पोस्ट पे पहुंच सकते हैं। बट जब ये कंपनीज आपको ग्रिल करती हैं तो इनका 80%, मार्क माय वर्ड्स, इनका 80% इंटरव्यू फोकस्ड होता है ऑन डेटा स्ट्रक्चर। दे विल थ्रो अ प्रॉब्लम एट यू एंड दे विल सी कि कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल पाते हैं कि नहीं। अब आप खुद सोचिए, जब आपके सामने डेटा आएगा, आपको यही नहीं पता होगा कि डेटा को मेमोरी में स्टोर कैसे करें, तो सॉल्यूशन आप कहां से निकाल पाएंगे। सोचिए, अगर किसी को एरे नहीं पता है तो वो जो मैंने 20 इंटीजर वाली प्रॉब्लम पढ़ाई आपको, वो 20 इंटीजर 20 वेरिएबल में ही रखेगा ना। सोचिए, अगर किसी ने प्रोग्रामिंग में एरे नहीं पढ़ा है तो वो तो कभी सोच भी नहीं सकता ना कि 20 इंटीजर को एरे में भी अरेंज करा जा सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप एक लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अगर आपको डीएस नहीं आता है, सुनिएगा मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको डीएस नहीं आता है और मैं आपसे बोलता हूं यूजर से एक स्ट्रिंग लो और काउंट करके बताओ उसकी स्ट्रिंग में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है, जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट। यूजर से एक स्ट्रिंग लो और काउंट करके बताओ स्ट्रिंग में कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। जैसे इंडिया में आप मुझे बताइए, आई 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है इंडिया में, NDA एक बार आ रहे हैं, राइट। अगर आपको मैं बोलूंगा ये प्रॉब्लम लिखो तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा ना। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्रिंग आएगा। आपको लगेगा सर ये तो कैरेक्टर एरे से होगा। मैं बोलूंगा अच्छा कैसे करोगे, तो आप मुझे एक रफ आइडिया देंगे, सर स्ट्रिंग में डेटा रख लेंगे
फिर एक लूप चलाएंगे, उस लूप के अंदर काउंटिंग करेंगे हम लोग। ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। ये गलत सॉल्यूशन है, ये इनएफिशिएंट सॉल्यूशन है। जब आप इस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसका रनिंग टाइम बहुत ज्यादा आएगा। जबकि अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर आता होगा तो आप मुझे बोलेंगे सर मैं इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हैश टेबल यूज कर सकता हूं। मैंने वहां हैश टेबल का नाम नहीं दिखाया है क्योंकि वो सब टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में, लेकिन आप हैश टेबल यूज कर सकते हैं जब आप इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सोचिए आपका एक डिफरेंट लेवल हो जाता है थिंकिंग का। इसलिए जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, वो मैक्सिमम अपने हायरिंग प्रोसेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को शामिल करती हैं, क्योंकि उन्हें 1 घंटे के इंटरव्यू में ये भी चेक करना है बंदा कितना स्मार्ट है, ये भी चेक करना है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कितनी अच्छी हैं, ये भी चेक करना है वो कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजीज को ग्रैस्प कर सकता है। ये सब चेक करने का इंडस्ट्री का एक मूल मंत्र है। आई रिपीट, ये सब चेक करने का इंडस्ट्री का एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है कि बंदे की डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज चेक कर लो। तो जितनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो आपको अपने करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ देती हैं, वो सारी की सारी फोकस्ड होती हैं टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर। समझ में आया? राइट? डेफिनेटली रौनक, डेफिनेटली जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको कराऊंगा यू कैन इजीली इंप्लीमेंट देम इन जावा, पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज। लैंग्वेज इज योर टूल, बट डेटा स्ट्रक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट्स बताएगा। टूल आप कोई भी यूज कर लीजिए इंप्लीमेंट करने के लिए। यस अंजलि, एल्गोरिथम को ही हम इंप्लीमेंट करेंगे। मैं पहले आपको सूडो कोड्स लिखवाऊंगा, सूडो कोड के बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल कोड के अंदर। ओके अंजलि? बिल्कुल ध्रुव, अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग वेज होते हैं, बल्कि अलग अलग नहीं ध्रुव, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप मानते हो आपको अपने घर से अगर अपने कॉलेज जाना है तो अलग अलग रास्ते होंगे? ध्रुव आप एग्री करते हो? अगर घर से कॉलेज जाओगे तो कई रास्ते होंगे, राइट? उनमें से आप वो रास्ता लोगे जो आपको जल्दी पहुंचा दे, कम समय में पहुंचा दे, राइट? तो ऐसा ही प्रोग्रामिंग के साथ होता है। एक सिंगल प्रॉब्लम को 4 प्रोग्रामर अगर सॉल्व करेंगे, 4 तरीकों से सॉल्व करेंगे। अब सोचो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि इन चारों में से बेस्ट सॉल्यूशन किसका है? ऑब्वियसली बात है जिसका सॉल्यूशन सबसे कम समय में, सबसे कम रिसोर्सेज में अपना काम कर देगा। रिसोर्सेज समझते हैं? रिसोर्सेज मतलब मेमोरी। सबसे कम मेमोरी लेगा, सबसे कम टाइम लेगा। ये चीजें आपको सिखाएगी डेटा स्ट्रक्चर। ये सी नहीं सिखाती है आपको, ये चीजें आपको डीएस सिखाएगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बेस्ट केस वर्क आ रहा है, मैं सिलेबस पे आ रहा हूं, जस्ट 2 मिनट रुकिए, आई एम शोइंग यू द सिलेबस। ओके, क्लियर हुआ? इसलिए जितनी बड़ी कंपनीज हैं सब की सब टारगेट करती हैं टुवर्ड्स डेटा स्ट्रक्चर्स प्राइमरी नॉलेज। ठीक है, अब मैं आपको डिटेल बता रहा हूं हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स में। आपका सबसे प्राइम जो क्वेश्चन था वो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, राइट? जैसा मैंने कहा विल बी स्टार्टिंग विद स्टैक। स्टैक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्टैक का इंट्रोडक्शन होगा, स्टैक कहाँ यूज होता है, क्या इंटरनली स्टैक यूज करता है कंपाइलर अपने कामों के लिए। आपने अगर ध्यान से कोई भी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो आपने जरूर सुना होगा स्टैक और हीप, ये 2 चीजें होती है मेमोरी के अंदर। सुना है आपने? है ना? अब नॉर्मली प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ स्टैक का नाम सुनते हैं, यहां आप एक्चुअली स्टैक की कोडिंग करेंगे। उसके बाद फिर स्टैक की प्रोग्रामिंग आएगी। मैंने जैसा कहा हम लोग इसे सी में इंप्लीमेंट करेंगे। इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ये स्टैक के 3 सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन एरियाज होते हैं जहां स्टैक यूज करा जाता है। इनकी कोडिंग करी जाएगी, तो ये हमारा पूरा स्टैक कवर होगा। और याद रखिएगा स्टैक को हम 2 बार कवर करेंगे। याद रखिएगा स्टैक को हम 2 बार कवर करेंगे। जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ाना शुरू करूंगा वो स्टैटिक स्टैक होगा। आई होप सब लोग स्टैटिक वर्ड जानते होंगे। जानते हैं ना? जानते हैं ना? स्टैटिक मतलब साइज इज फिक्स्ड। प्रोग्रामर ने साइज पहले से दे दी है और इसकी साइज हमने फिक्स करके रखी हुई है। और जब आप लिंक लिस्ट पढ़ लेंगे तब हम इस स्टैक को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ डायनेमिक स्टैक, राइट? तो हर डेटा स्ट्रक्चर का हर पॉसिबल इंप्लीमेंटेशन हमें कवर अप करना है। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मॉड्यूल। सेकेंड मॉड्यूल जब आप स्टैक पढ़ लेंगे तब आप फिर क्यू इंप्लीमेंट करना भी सीखेंगे। स्टैक जिन प्रॉब्लम्स में काम नहीं आ सकता उन प्रॉब्लम्स में काम आएगी क्यू। जैसे मैंने आपको अभी एटीएम मशीन का एग्जांपल दिया। अगर एटीएम के बाहर खड़ी हुई भीड़ को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज करने को आपसे कहा जाए तो वो सॉफ्टवेयर फिर स्टैक यूज नहीं करेगा,
दैट सॉफ्टवेयर विल इंटरनली मेक यूज ऑफ अ क्यू। याद रखिएगा क्यू की हम सभी वेराइटीज डिस्कस करेंगे, शायद आपने इनके नाम सुने होंगे। टू बिगिन विद विल स्टार्ट विद समथिंग विच इज कॉल्ड एज लीनियर क्यू, then we'll have circular queue, then we'll have priority queue, and then we'll have doubly ended queue, जिसे शॉर्ट में लोग डेक के नाम से भी जानते हैं, जिसे शॉर्ट में लोग डेक के नाम से भी जानते हैं। बट याद रखिएगा हम सर्कुलर क्यू तक इनिशियल पढ़ेंगे, प्रायोरिटी क्यू, डबली एंडेड क्यू ये सब हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के पढ़ने के बाद, ये सब हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट के पढ़ने के बाद। तो सिलेबस का फ्लो एग्जैक्टली ये नहीं होगा, ये मैंने क्यू था तो सारे टॉपिक क्यू के एक साथ लिख दिए, बट हम इन्हें अलग अलग जंक्शंस पे पढ़ेंगे। विल बिगिन विद लीनियर एंड सर्कुलर एंड देन लिंक लिस्ट के बाद विल बी कवरिंग अदर रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ द क्यू। ठीक है, जैसे ही क्यू आपका खत्म होगा, एज आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर विल स्टार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आपका थर्ड डेटा स्ट्रक्चर होगा जो आपको सीखना है। इस लिंक लिस्ट के अंदर आप सीखेंगे स्टैटिक और डायनेमिक एलोकेशन के बीच का डिफरेंस, लिंक लिस्ट क्यों जरूरी है, या यूं कह लीजिए एरे में क्या प्रॉब्लम थी जो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आया। जैसे आप मुझे बताइए, आप 5 का फैक्टोरियल सी में निकाल सकते हैं ना, 5 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं ना, 500 का निकाल लेंगे, 500 का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। बताइए क्या सी में इतनी कैपेसिटी है कि वो 500 का फैक्टोरियल मेमोरी में रख पाए? इम्पॉसिबल, नहीं रख सकती। 500 का फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर आएगा कि सी की डेटा टाइप्स एग्जॉस्ट हो जाएंगी। फिर कैसे करोगे आप हैंडल, कैसे एक बड़े नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करोगे? ये सारी चीजें आप इमेजिन करना सीखेंगे व्हेन वी विल डिस्कसिंग लिंक लिस्ट। फाइन, लिंक लिस्ट के फिर इंप्लीमेंटेशंस आएंगे, लिंक लिस्ट के पॉपुलर ऑपरेशंस आएंगे, लाइक लिंक लिस्ट में डेटा ऐड करना। आई होप आपने सुना होगा लिंक लिस्ट में डेटा को NODE, नोड के नाम से जाना जाता है। जैसे एरे के अंदर एलिमेंट वर्ड यूज होता है, ऐसे लिंक लिस्ट के अंदर हम नोड यूज करते हैं। तो लिंक लिस्ट में नोड्स ऐड करना, लिंक लिस्ट में नोड्स सर्च करना, नोड्स को डिस्प्ले करना, नोड्स को रिमूव करना, जैसी तमाम तरीके की प्रोसेसिंग। ठीक है, लिंक लिस्ट ये कवर होगा, ये लीनियर लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट की भी याद रखिएगा 3 वेराइटीज हैं। लीनियर के बाद हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट, और सर्कुलर के बाद जैसा मैंने कहा हम प्राइमरीली इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं, तो हम इस पर्टिकुलर पार्ट को भी करेंगे सॉल्व। हम इस पर्टिकुलर पार्ट को भी करेंगे सॉल्व। दैट इज आपके पास अगर इंटरव्यू में कोई प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आए तो आप कैसे डिसाइड करेंगे यहां पर स्टैक लगेगा कि यहां पर क्यू लगेगा कि यहां पर लिंक लिस्ट लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टूडेंट्स के लिए, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों के साथ दिक्कत यही होती है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, अप्लाई करना नहीं आता है। समझ आया? लिंक लिस्ट तक का क्लियर हुआ पार्ट? आगे बढ़े, अगला सिलेबस दिखाऊं आपको, नेक्स्ट पार्ट। चलिए, एक बार सर्कुलर लिंक लिस्ट कवर अप हो गई, एक बार सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारी कवर अप हो गई, देन वील माइग्रेट टुवर्ड्स डबली लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की अगली वेराइटीज, इस पे भी आप सारे ऑपरेशंस करके देखेंगे जो आपने बाकियों पे करे हैं। और जब ये तीनों लिंक लिस्ट कवर अप हो जाएंगी तो लास्ट में कुछ दिख रहा है आपको? जब ये तीनों लिंक लिस्ट कवर अप हो जाएंगी तो लास्ट में कुछ दिख रहा है आपको सिलेबस में? यस, जब आप इन्हें पढ़ लेंगे फिर अपन बात करेंगे वापस स्टैक और क्यू की एक और बार स्टैक और क्यू के बारे में बात करेंगे कि स्टैक और क्यू का लिंक्ड इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। वो लिंक लिस्ट के बाद जैसा मैंने कहा था हम कवर अप करेंगे। वंस एवरीथिंग इन लिंक लिस्ट इज कवर्ड, वी आर ऑल सेट टू स्टडी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। कंपनी के इंटरव्यूज का सबसे अहम पार्ट, अगर डेटा स्ट्रक्चर कंपनी में 80% पूछा जाता है तो 80% में से आप मान लीजिए 40% एग्जाम्पल्स ट्री नाम के डेटा स्ट्रक्चर पे आते हैं। ट्री की कई वेराइटीज हैं, बट आई होप आपने सुना होगा सबसे पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर ट्री की फैमिली में जो हमें पढ़ना होता है दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ ट्री इट इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री की वेराइटीज, बाइनरी ट्री को मेमोरी में रिविजन करने के अलग अलग तरीके, और बाइनरी ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब टाइप है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज अ BST? आई मीन जस्ट फुल फॉर्म, मुझे डेफिनेशन मत दीजिए। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड BST? शायद नहीं, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द वर्ड BST स्टैंड्स फॉर बाइनरी सर्च ट्री। अब जो पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं, गौर से देखिए, इसमें एक वर्ड आ रहा है सर्च। कुछ हिंट लग रहा है आपको? कुछ हिंट लग रहा है आपको? ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके लिए सर्चिंग को आसान कर देता है। अगर आपने सिर्फ सी पढ़ी है
तो आपने सर्चिंग एरे पे करी है ना। आपने अगर सी पढ़ी है तो आपने सर्चिंग सिर्फ एरे पे करी है ना, चाहे वो 1D एरे हो चाहे वो 2D एरे हो। लेकिन आप देखेंगे एरे से ज्यादा ऑप्टिमल, ज्यादा बेटर सॉल्यूशन सर्चिंग का ऑफर करता है डीएसटी, राइट। इसलिए इसके नाम के अंदर वर्ड डाला हुआ है सर्च, राइट। तो ये आपका ट्री का पार्ट होगा। इसके बाद ट्री के ट्रेवर्सल्स, ट्री को एक्सेस कैसे करते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन पे हमारा डिस्कशन होगा। ट्री को डिलीट कैसे करते हैं, हीप वाला पार्ट आएगा। एवीएल ट्रीज आएंगे, एवीएल के अलावा बी प्लस आएगा। ये सब कुछ ट्री में अपन लोग कवर अप करेंगे, ठीक। रेड ब्लैक ट्री आएगा जो मैक्सिमम गेम्स में लगता है। आप जितने भी गेम्स खेलते हैं उन सब के पीछे जो ट्री काम कर रहा होता है वो काम कर रहा होता है रेड ब्लैक ट्री, तो आप वो यूज करेंगे। इसके बाद we'll migrate to ग्राफ, नॉन लीनियर का लास्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ की जरूरत क्या है, ग्राफ को कितनी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड शॉर्टेस्ट पाथ इन स्पैनिंग ट्री। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर का बहुत जरूरी पार्ट, हैव यू हर्ड द वर्ड रिकर्जन? आपने रिकर्जन नाम सुना है, ठीक। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों के लिए नाइटमेयर होता है। जैसे लोग सी में पॉइंटर से घबराते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है रिकर्जन से घबराते हैं। इसलिए मैं रिकर्जन फुल डेप्थ में डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर करता हूं, क्योंकि सी में रिकर्जन उतना लेवल पे नहीं जा पाता जिस लेवल पे डीएस इसको लेकर जाती है। आपने देखा होगा जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपके सामने रखी वो सब हम नॉर्मल वे में सॉल्व करेंगे। जब हम रिकर्जन पढ़ लेंगे तब हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को बहुत शॉर्ट में लिख पाएंगे, राइट। तो रिकर्जन क्या है, रिकर्जन कैसे काम करता है, रिकर्जन का इंटरनल ट्रेस कैसे होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिकर्जन कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये भी आप यूज करेंगे, रिकर्जन को कब अवॉइड करना चाहिए, कब फॉलो करना चाहिए। इसके बाद आप मुझसे पूछ रहे थे हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बिना कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के डेटा स्ट्रक्चर का सिलेबस पूरा नहीं होता। आप एल्गोरिथम सीख जाएंगे, आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो आपने एल्गोरिथम लिखी है वो ऑप्टिमाइज्ड है, जो आपने एल्गोरिथम लिखी है वो एक बेटर सॉल्यूशन दे रही है। ये आपको सिखाएगा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस नाम का चैप्टर। आपने बिग ओ नोटेशन नाम सुना है? हैव यू हर्ड द वर्ड बिग ओ नोटेशन? राइट, ये पूरा अपन इसके अंदर कवर अप करेंगे। बिग ओ नोटेशन क्या है, एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाती है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा, राइट। तो ये नहीं सोचेगा ये सब हमें आना चाहिए, क्या आना कुछ नहीं चाहिए, आना सिर्फ फंक्शन पॉइंटर स्ट्रक्चर चाहिए, राइट। बस इतना आपको आना चाहिए, बाकी ये सब इस सिलेबस में हम लोग कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 45 to 50 लेक्चर्स का होगा। इनिशियली कोर्स आपका रहेगा 3 days a week, यही टाइम रहेगा मॉर्निंग 10 o'clock। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हम 10 से पहले भी इसको रख सकते हैं, हम इसे 9:30 to 11 भी कर सकते हैं अगर आप मॉर्निंग स्लॉट में फ्री हैं तो। आ रहा है सॉर्टिंग पे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है सिलेबस। कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के बाद फिर आएगा सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की वेराइटीज आएंगी। बहुत सारे लोगों से अब पूछिए सॉर्टिंग के नाम बताओ तो वो बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट ये जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि सॉर्टिंग की अपनी कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था लूप कितनी तरह के हैं, तो आपने क्या जवाब दिया था, 2 तरह के बोले थे ना आपने। ऐसे सॉर्टिंग की याद रखिएगा 4 वेराइटीज होती हैं, इन प्लेस सॉर्ट, आउट प्लेस सॉर्ट, स्टेबल सॉर्ट एंड अनस्टेबल सॉर्ट। इनमें फिर आती हैं बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड ऑल। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन, जो मैक्सिमम कंपनीज का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जब हर एल्गोरिथम को डेटा सॉर्ट ही करना है तो इतनी सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने का मतलब क्या है? सोच कर देखिए, वैलिड क्वेश्चन है, सोच कर देखिए क्वेश्चन वैलिड है। जब हर एल्गोरिथम डेटा को सॉर्ट ही कर रही है तो इतनी सारी एल्गोरिथम्स पढ़ने का मतलब क्या है? हर एक एल्गोरिथम का फाइनल आउटपुट तो सॉर्टेड डेटा ही होगा, तो फिर इतनी सारी एल्गोरिथम्स क्यों पढ़ते हैं? खाली कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर पे अलग अलग सॉर्टिंग काम करती है। सुनिएगा गौर से, अलग अलग तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स पे अलग अलग सॉर्टिंग एल्गोरिथम सेलेक्ट की जाती हैं, राइट। तो ये आपको ये भी बताएगा कि आप डेटा को देखकर कैसे पहचानेंगे कि यहाँ मुझे मर्ज सॉर्ट लगाना चाहिए, बात करनी है, मुझे क्विक सॉर्ट लगाना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारा ओवरऑल सिलेबस होगा जो इसमें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सिलेबस को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन तो बताइए। सिलेबस कंटेंट्स को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो बताइए। अनिमेश, डेटा साइंस की तरफ जाने से पहले डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज होना जरूरी है।